नमस्कार, मई 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। पहली खबर है प्राइम फोकस को लेकर। प्राइम फोकस में बड़े निवेशकों की एंट्री होती हुई दिखी है, जिसमें रमेश धवानी साहब, सिंगुलैरिटी एएमसी यानी कि मधु केला साहब और उत्पल सेठ ने हिस्सेदारी खरीदी है। और तीनों निवेशकों ने 146.2 करोड़ में कुल 3.3% हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीदी है। 5 सितंबर यानी कि पिछले शुक्रवार को बल्क और ब्लॉक डील्स के जरिए यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। आपको बता दें कि 142.55 के दाम पर रमेश धवानी साहब ने 8 लाख शेयर खरीदे हैं और इसी भाव पर ही उत्पल सेठ साहब ने भी 17,50,000 शेयरों की खरीदारी की है, जिसके दम पर 8 सितंबर को शेयर में लगातार दूसरे दिन 10% का अपर सर्किट लगा। 174.20 पर कारोबार की समाप्ति हुई और उसके बाद 9 सितंबर को भी तीसरे दिन लगातार ऊपरी सर्किट स्टॉक में लगता हुआ दिखा था। अदानी ग्रुप इस हफ्ते फोकस में रहा। अलग अलग कंपनियों की वजह से अदानी पावर इसमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट में था, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेगमेंट में इस कंपनी की एंट्री होती हुई दिखी है। दरअसल अदानी पावर ने भूटान की ड्रक ग्रीन पावर के साथ एग्रीमेंट किया है। 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए यह करार किया गया है और इस जेवी में इस कंपनी के पास, अदानी पावर के पास 49% हिस्सेदारी होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर 6,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा और माना जा रहा है कि 2026 की पहली छमाही में इस प्लांट पर कामकाज शुरू होता हुआ दिख सकता है। साथ ही खबर यह भी थी कि FY32 तक इस ग्रुप की पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पर 60 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना है। तो 8 सितंबर को अदानी पावर के शेयर में 649.60 तक का उछाल देखने को मिला और करीब 4.5% की बढ़त के साथ 635.95 पर कारोबार का अंत हुआ। 11 सितंबर को खबर थी कि अदानी पोर्ट्स ने डिपेंडेंसिया लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है जिसके जरिए यह अधिग्रहण किया गया और यह खरीदा गया है विंडसन प्रोजेक्ट से 38 करोड़ रुपए की रकम में, जिसके बाद हमने अदानी पोर्ट्स के शेयर में एक्शन बनता हुआ देखा और अदानी पोर्ट्स के शेयर में 11 सितंबर को 1423.10 तक का उछाल देखने को मिला और करीब आधा % ऊपर 1394.80 पर कारोबार का अंत हुआ। 11 सितंबर को ही अंबुजा सीमेंट के 2.8 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील भी हुई। 552 रुपये प्रति शेयर के दाम पर करीब 1.2% हिस्से की बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी। 11 सितंबर को इस ब्लॉक डील के बाद अंबुजा सीमेंट के शेयर में 549 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी हुई और शेयर 560.20 पर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 11 सितंबर को ही अंबुजा सीमेंट्स के अलावा अदानी पावर के भी 3 करोड़ 71 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 608.35 के दाम पर 2257 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में यह सौदा होता हुआ दिखा। 11 सितंबर को अदानी पावर का शेयर 600 रुपए तक फिसल गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 1.25% की गिरावट के साथ 626.40 के स्तर पर जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते अदानी ग्रुप को पछाड़ वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स को खरीद लिया है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है और ओपन चैलेंज राउंड कंडक्ट किया गया था, जिसका रिजर्व प्राइस 12,000 करोड़ रुपए तय किया गया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के लिए 17,000 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई है। अदानी ग्रुप को पछाड़कर यह सबसे अधिक बोली लगाई गई है। और आपको बता दें और भी कंपनियां थी जो कि इसको खरीदना चाहती थी। इसमें दालमिया भारत, जिंदल पावर के नाम शामिल थे, पीएनसी इंफ्रा के नाम भी शामिल थे, जिन्होंने फाइनल राउंड में बोली जमा करने से अपने आप को पीछे हटा लिया। 8 सितंबर को जेपी पावर के शेयर में इस खबर के चलते 5% का अपर सर्किट लगा और शेयर 20 रुपए 2 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। वहीं वेदांता, जिसने ये एक्विजिशन किया इस रिपोर्ट के मुताबिक, उस शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 434.45 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। स्विगी ने इस हफ्ते फेस्टिव सेल की घोषणा की है। इनकी क्विक कॉमर्स कंपनी इंस्टामार्ट के जरिए ये जो सेल है वो लॉन्च की जाएगी और पहली फेस्टिव सेल है जिसका अनाउंसमेंट इस कंपनी की ओर से किया गया है। 19 से 28 सितंबर के बीच में, यानी कि 10 दिन तक ये जो फेस्टिव सेल है वो कंपनी की ओर से चलेगी। क्विक इंडिया मूवमेंट सेल के नाम से इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए कई सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें बोट, फिलिप्स, पैम्पर्स, एयरविक जैसी कंपनियां के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप भी की है। और आपको बता दें कि इस सेल के दौरान ग्राहकों को
कई सारी कैटेगरीज में 50 से लेकर 90% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। 8 सितंबर को इस खबर के चलते स्विगी के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 458 रुपये 95 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 1% ऊपर 443 रुपये 20 पैसे के स्तर पर हुई। अंबर एंटरप्राइजेज की सब्सिडरी को बड़ा निवेश मिला, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने गिरावट देखी। इनकी सब्सिडरी है इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जिसने 1200 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। ग्रोथ योजना पर इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा और जुटाई रकम के हिसाब से देखें तो इल्जिन की 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बनती है। इल्जिन का 2018 में 300 करोड़ रुपए और 2024 में 2,180 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और 2018 में इस कंपनी का जहां 2.8% का मार्जिन था वो 2024 में बढ़कर 7% पर पहुंचता हुआ दिखा। तो वैल्यूएशन बड़ी अच्छे फंड रेजिंग भी की गई, लेकिन उसके बावजूद 8 सितंबर को अंबर एंटरप्राइजेज के शेयर ने खुलते ही 7,850 रुपए का इंट्राडे हाई छुआ और क्लोजिंग 4% नीचे ऑलमोस्ट 7,488 रुपए के स्तर पर जाकर हुई। इन्फोसिस यानी दिग्गज आईटी कंपनी ने इस हफ्ते सबसे बड़े बायबैक की घोषणा की है। अब तक 11 सितंबर को इस कंपनी की बोर्ड बैठक हो सकती है, ऐसा पहले से ही 9 सितंबर को खबरें निकल के सामने आने लगी थी, जिसमें यह निकल के आ रहा था कि बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा और इतिहास में ये कंपनी के लिए 5वां बायबैक होगा। इससे पहले 2022 में इस कंपनी ने 1850 रुपए के दाम पर, अधिकतम दाम पर बायबैक की घोषणा की थी। इस खबर के चलते 9 सितंबर को इन्फोसिस के शेयर में करीब 5% की मजबूती के साथ 1502 रुपए 40 पैसे पर डे हाई के करीब जाकर क्लोजिंग हुई और शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था। 11 सितंबर की शाम को बोर्ड बैठक में फैसला हुआ, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक को हरी झंडी दिखा दी गई। बाजार मान के चल रहा था कि 10 से 14,000 करोड़ रुपए का बायबैक होगा। 1,800 रुपए पर टेंडर रूट के जरिए 10 करोड़ शेयरों का बायबैक इस कंपनी की ओर से किया जाएगा, जो कि बुधवार की क्लोजिंग से 19% के प्रीमियम पर है। जून अंत तक देखें तो इस कंपनी के पास करीब 24,500 करोड़ रुपए की नकदी मौजूद थी। 12 सितंबर को जब शेयर खुला तो इन्फोसिस के शेयर में 1,542 रुपए 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली के साथ देखने को मिली। वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स के प्रमोटर ने इस हफ्ते हिस्सेदारी बेची है। 8,12,000 शेयरों या यूं कहें 8% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ इस कंपनी के शेयरों में। 7,611 रुपए पर 618 करोड़ रुपए में ये सौदा होता हुआ दिखा, जिसमें प्रमोटर कुंजल पटेल ने 600 करोड़ रुपए में 7.8% हिस्सेदारी इस कंपनी की बेची है, जिनके पास जून अंत तक देखें तो 37.8% कंपनी की हिस्सेदारी मौजूद थी। 9 सितंबर को ब्लॉक डील के बाद वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स के शेयर ने खुलते ही 7,680 रुपए का इंट्राडे हाई तो छुआ, लेकिन क्लोजिंग 3.5% नीचे 7,508 रुपए के स्तर पर हुई। कोटक महिंद्रा बैंक में एसएमबीसी यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। इस डील को लेकर पहले से ही बाजार में सुगबुगाहट थी, जिसमें माना जा रहा था कि एसएमबीसी पूरी हिस्सेदारी बेचकर इस कंपनी से, इस बैंक से एग्जिट कर सकता है। ये 9 सितंबर को खबर थी और 9 सितंबर को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 1939 रुपये 80 पैसे तक की गिरावट रही, पर क्लोजिंग रिकवरी के साथ आधे % की बढ़त लेकर 1960 रुपये 40 पैसे के स्तर पर हुई। 10 सितंबर को फाइनली ये ब्लॉक डील हुई। 6,256 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील थी, जिसमें 1940.80 पैसे प्रति शेयर के दाम पर एसएमबीसी ने अपना पूरा 1.65% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया, जिसमें कुछ बड़े नाम खरीदार के रूप में सामने आए, जिसमें ब्लैक रॉक, बैंक ऑफ अमेरिका, नोमुरा, एडीआईए, बीएनपी पारिबा और मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर के नाम शामिल हैं। 10 सितंबर को कोटक बैंक के शेयर ने 1988 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1972 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर हुई। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी जीसीपीएल ने इंडोनेशिया में एक नया प्लांट लगाने की घोषणा की है। इनकी सब्सिडरी है पीटी गोदरेज कंज्यूमर, जो कि नया प्लांट लगाएगी। इंडोनेशिया में ये नया प्लांट लगाया जाएगा, जिस पर 250 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा। माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 3 साल में ये प्लांट पूरा करने का कंपनी लक्ष्य लेकर चल रही है। नए प्लांट से उत्पादन क्षमता में कंपनी की करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 9 सितंबर को इस खबर के चलते जीसीपीएल के शेयर ने मजबूत शुरुआत के बाद 1225 रुपये 10 पैसे तक का गोता लगाया, पर क्लोजिंग रिकवरी के साथ करीब 1.5% की मजबूती लेकर 1249 रुपये के स्तर पर डे हाई के बेहद करीब जाकर हुई।
यस बैंक को इस हफ्ते आरबीआई से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दरअसल बैंक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में बदलाव को लेकर आरबीआई ने हरी झंडी दिखा दी है। एसएमबीसी के 2 और एसबीआई का एक नॉमिनी डायरेक्टर इस बैंक के बोर्ड में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर यह अमेंडमेंट था और आरबीआई से इसका अप्रूवल भी बैंक को मिल चुका है। 10 सितंबर को इस अप्रूवल के चलते यस बैंक के शेयर में करीब 2.5% की मजबूती के साथ 20 रुपये 83 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते श्रिम्प यानी कि सी फूड एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। हुआ ये कि ईयू ने 120 अतिरिक्त फिशरी यूनिट्स से इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यूरोपियन यूनियन ने अपने सदस्य देशों को इंपोर्ट के लिए ये मंजूरी दी है और ईयू के फैसले से घरेलू फिशरी यूनिट्स की बाजार पहुंच यानी कि मार्केट एक्सेस बढ़ता हुआ दिखेगा। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक सी फूड शिपमेंट्स के वॉल्यूम में इस फैसले के चलते ही 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यूएस के बाद देखें तो ईयू, चीन, जापान, वियतनाम इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जिस वजह से 10 सितंबर को अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, वाटर बेस जैसे शेयरों में 4.25 से 20% तक की बड़ी तेजी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ ऐसा ही एक्शन हमने टेक्सटाइल शेयरों में भी देखा, जहां पर ट्रेड डील होने की उम्मीद से शेयरों में 20% तक का उछाल था। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट टैरिफ पर सुनवाई को तैयार हो गई है, जिस वजह से ट्रंप साहब ने अपना रुख बदला है और ट्रंप ने ट्रेड बैरियर दूर करने पर दोनों देशों की बातचीत की पुष्टि भी की और उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में वो पीएम मोदी के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों को सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भी ट्रंप साहब ने कहा और दोनों देशों की टीम जल्द से जल्द किसी निर्णय पर पहुंचेगी, ऐसा पीएम मोदी साहब ने भी कहा, जिस वजह से हमने देखा कि टैरिफ बढ़कर 50% होने से टेक्सटाइल शेयरों में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद ये खबर आने के बाद 10 सितंबर को 20% तक का अपमूव देखने को मिला। ओएफएस आने से ब्लूजेट हेल्थकेयर का शेयर इस हफ्ते लुढ़कता हुआ दिखा। इस कंपनी के प्रमोटर हैं अक्षय अरोड़ा, जिन्होंने ओएफएस लॉन्च किया है। 3.42% हिस्सा बेचकर उनकी 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, ऐसी खबर थी और ओएफएस में 400 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 635 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि मंगलवार की क्लोजिंग से करीब 7.5% के डिस्काउंट पर है। यही कारण है कि 10 सितंबर को शेयर में गिरावट हुई, लेकिन संस्थागत निवेशकों का हिस्सा अच्छा 3.25 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। 10 सितंबर को ब्लूजेट हेल्थकेयर का शेयर करीब 5.25% की गिरावट के साथ 696 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 11 सितंबर को रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था, जो कि करीब 6% के आसपास ही भरा। हालांकि 12 सितंबर को हफ्ते की क्लोजिंग अच्छे नोट पर हुई और शेयर ने इंटरडे में 716 रुपये 90 पैसे का हाई भी छुआ। औरोबिंदो फार्मा के शेयरधारकों ने इस हफ्ते एक राहत की सांस ली है। दरअसल हुआ यह है कि जीटीसीआर ने प्राग की कंपनी है जेंटिवा, जिसको खरीद लिया है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी। माना जा रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से कि 4.8 अरब डॉलर की रकम में यह सौदा तय हुआ है। अब इनके शेयरधारकों के लिए राहत की खबर इसलिए है कि एक एपिसोड नंबर 193 में हमने आपको बताया भी था कि सबसे बड़ी डील करने की तैयारी में औरोबिंदो फार्मा नजर आ रही है। जेंटिवा को खरीदने की दौड़ में ये कंपनी सबसे आगे थी और माना जा रहा था कि ये सौदा 5 से 5.5 अरब डॉलर की रकम में देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 43,500 से 47,900 करोड़ रुपए की ये डील हो सकती है, जिससे इनको पूर्वी यूरोप में पकड़ मिलेगी और सौदा हुआ तो ये अभी तक की फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी डील होगी, लेकिन इससे इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता। तो ये डील अब कंपनी के साथ नहीं किसी और के साथ हुई है, इस वजह से 11 सितंबर को शेयर में 6% की बढ़त के साथ 1112 रुपये पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि आरआईएल ने अपना जो एआई से जुड़ा कारोबार है उसको शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस इंटेलिजेंस के नाम से इस कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी का गठन कर दिया है, जैसा कि इस कंपनी की एजीएम में घोषणा हुई भी थी। एआई कारोबार पर फोकस करने के लिए इस सब्सिडरी कंपनी का गठन किया गया है और नई सब्सिडरी के जरिए एआई और डीप टेक्नोलॉजी में विस्तार की इस कंपनी की मंशा है। 11 सितंबर को आरआईएल के शेयर में करीब 0.5% की बढ़त के साथ 1382 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बायोकॉन ने यूएस में एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है। कंपनी ने यूएस में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत कर दी है और ये क्रैनबरी न्यू जर्सी में की गई है, जिसको लेकर 11 सितंबर को हमने शेयर में उत्साह देखा और शेयर 369 रुपये 25 पैसे तक उछला, लेकिन बाद में शेयर में करीब 0.5% की गिरावट के साथ 363 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई।
बड़े सौदे की आहट में इस हफ्ते टेगा इंडस्ट्रीज का शेयरधारक घबराते हुए दिखे हैं। $1.5 अरब की एंटरप्राइज वैल्यू में ये कंपनी मॉलिकॉप नाम की कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है, ऐसा बाजार में खबर थी। अपोलो फंड्स के साथ कंसोर्शियम में ये अधिग्रहण किया जा सकता है और इसे अमेरिकन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स यानी कि AIP से खरीदा जा सकता है। बड़ी डील होने की वजह से 11 सितंबर को टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 3% की गिरावट के साथ $2025.50 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते शुक्रवार को सेबी की एक अहम बोर्ड बैठक होने वाली थी और उससे पहले BSE के शेयर में हमने बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर ऐसी थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वीकली एक्सपायरी को या तो ख़त्म किया जा सकता है या तो फिर उसके टेन्योर में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही ये भी खबर भी थी कि रिटेल निवेशकों की FNO में एंट्री पर यानी कि उनके कारोबार पर कुछ पाबंदियां, कुछ रोक लगाई जा सकती है या फिर कंसल्टेशन पेपर जारी किया जा सकता है। इसी वजह से 11 सितंबर को भी BSE के साथ साथ एंजल वन के शेयर में 4.5 से 5% तक की गिरावट के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। गुजरात फ्लोरो के प्लांट में इस हफ्ते एक हादसा हुआ है। दरअसल पाइपलाइन में दरार के चलते इनका रंजीत नगर का प्लांट है जहां पे गैस लीकेज हुआ और इस गैस लीकेज से एक लोग की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, जिसके ऊपर 11 सितंबर को शेयर में हमने नेगेटिव रिएक्शन बनता हुआ दिखा। उस दिन गुजरात फ्लोरो के शेयर में करीब 3.5% की गिरावट के साथ $3,620.90 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। गुजरात गैस को मर्जर के लिए एक अहम मंजूरी मिली है। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इनकी कंपोजिट स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इनकी जो ग्रुप कंपनियां हैं GSPC, GSPL, GSPC एनर्जी और इन सब कंपनियों को इस कंपनी के साथ जोड़ने यानी कि मर्जर करने की मंजूरी कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से आ गई है। 11 सितंबर को इस मर्जर को मंजूरी के चलते 2 लिस्टेड एंटिटीज यानी कि गुजरात गैस और GSPL के शेयरों में 1 से 3% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। HW वेलनेस मैरिको की सब्सिडरी कंपनी बनने जा रही है। इसलिए क्योंकि 138 करोड़ रुपए की रकम में HW वेलनेस का बाकी बचा हिस्सा ये कंपनी खरीदेगी, जो कि 46.02% है। HW वेलनेस का ट्रू एलिमेंट्स नाम का एक फेमस ब्रांड है, जिसके जरिए ये कंपनी हेल्दी स्नैक्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट बेचती है और इस डील के बाद कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 100% पर पहुंचती हुई दिखेगी और ये होली ओन्ड सब्सिडरी बनती हुई दिखेगी। 12 सितंबर को मैरिको के शेयर ने खुलते ही $738.95 का हाई छुआ और छोटी रेंज में कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। JBM ऑटो की सब्सिडरी के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। इनकी सब्सिडरी कंपनी है JBM इको लाइफ मोबिलिटी, जिसको $100 मिलियन की फंडिंग मिली है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। इलेक्ट्रिक बसेस या फिर ई मोबिलिटी फ्लीट के विस्तार के लिए ये फंडिंग मिलती हुई दिखी है IFC की ओर से। और आपको बता दें, IFC के लिए ई मोबिलिटी या फिर जो ई बसेस हैं उनको लेकर देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और उसके ऊपर स्टॉक ने जबरदस्त रिएक्शन दिखाया। 12 सितंबर को JBM ऑटो के शेयर में $732.80 तक का उछाल देखने को मिला और अच्छी खासी डबल डिजिट गेन्स यानी बढ़त के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए अब रुक करते हैं प्राइमरी मार्केट का, जिसमें इस हफ्ते हमने एक लिस्टिंग होती हुई देखी अमांता हेल्थ केयर की, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही। इस कंपनी की लिस्टिंग आप देखें NSE पर $135 के भाव पर हुई, यानी कि 7.1% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई, क्योंकि इसका इशू प्राइस $126 प्रति शेयर था। ये इशू काफ़ी अच्छा भरा था, 82 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 126 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है 1 करोड़ शेयर जारी करके। पूरी तरह से फ्रेश इशू था, OFS का कोई पार्ट नहीं था। 9 सितंबर को प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया और $141.75 पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है सोना BLW से लेकर संजय कपूर के संपत्ति विवाद मामले में एक नया मोड़ आता हुआ दिखा है। दरअसल करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर, जो कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी है, प्रिया कपूर ने पिता की जो वसीयत है उसमें छेड़छाड़ की है, ऐसा बच्चों ने आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश की गई है प्रिया कपूर की ओर से। दोनों बच्चों ने संपत्ति की हिस्सेदारी, खातों की जांच की भी मांग की है और अपनी मां करिश्मा कपूर, जो कि इनकी लीगल कस्टोडियन है, उनके जरिए ये अर्जी दाखिल की है। 9 सितंबर को इस खबर के चलते सोना BLW के शेयर में करीब 2% की गिरावट के साथ $445.65 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 10 सितंबर को खबर थी कि बच्चों को फैमिली ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपए के आसपास की रकम पहले ही मिल चुकी है। ऐसा
प्रिया कपूर की ओर से दावा किया गया, जिनको कोर्ट की ओर से अगले 3 हफ्ते में या 3 हफ्ते के अंदर संजय कपूर के जितने भी एसेट्स हैं उनका खुलासा करने की ओर से कोर्ट की ओर से निर्देश मिला है। इस खबर पर बाजार ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया और 10 सितंबर को सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर में 446 रुपये 35 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 1% ऊपर 450 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। बीकाजी फूड्स को ईडी से इस हफ्ते एक समन मिला है। ईडी ने कंपनी के एमडी को पर्सनल कैपेसिटी में पेश होने के लिए समन भेजा है। पीएमएलए के तहत एमडी को ईडी की ओर से ये समन भेजा गया है और कंपनी का मामले में किसी भी डिफॉल्ट से इनकार तो आया, लेकिन 9 सितंबर को बीकाजी फूड्स के शेयर में 757 रुपये 60 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 2.25% नीचे 772 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 9 सितंबर की शाम को ईडी का समन आने के बाद कंपनी की ओर से एक सफाई जारी की गई, जिसमें कंपनी ने कहा कि राजस्थान प्रीमियर लीग के मैनेजमेंट या कंडक्ट में इस कंपनी का कोई रोल नहीं था। जितने भी पेमेंट्स किए गए हैं स्पॉन्सरशिप से जुड़े हुए, उसके दस्तावेज कंपनी के पास मौजूद हैं और सारे पेमेंट्स वैलिड बैंकिंग चैनल्स के जरिए किए गए हैं। इस सफाई के बाद 10 सितंबर को बीकाजी फूड्स के शेयर में 0.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 774 रुपये पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया का शेयर भी फोकस में था। वोडाफोन आइडिया ने फिर से एजीआर बकाये से जुड़ी हुई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इन्होंने एक फ्रेश अर्जी दाखिल की है अपने एजीआर बकाये को लेकर और अर्जी में एजीआर बकाये के कैलकुलेशन को चुनौती दी गई है। एजीआर बकाये की दोबारा गणना यानी कि रिकम्प्यूटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अर्जी डाली गई है, उनसे मंजूरी मांगी गई है और इनके वकील ने जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई की भी मांग की है। इस खबर के चलते 10 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 7 रुपये 51 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 1.25% ऊपर 7 रुपये 36 पैसे के भाव पर क्लोजिंग हुई। 11 सितंबर को खबर थी कि एजीआर बकाये पर कंपनी की अर्जी सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी है। 9,450 करोड़ रुपए का ये मामला है, अतिरिक्त एजीआर मांग का ये मामला है जिसको लेकर ये अर्जी दाखिल की गई है और आपको बता दें कि इसमें 2,774 करोड़ रुपए की FY19 से जुड़ी हुई रकम भी शामिल है। अब कंपनी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2020 का फैसला था उसके हिसाब से ये जो अतिरिक्त मांग की गई है वो वैलिड नहीं है। इनफैक्ट पूरा अगर आप बकाया देखेंगे तो 83,400 करोड़ रुपए का बनता है और मार्च से कंपनी को करीब 18,000 करोड़ रुपए की सालाना पेमेंट भी करनी है। नेट देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी इनकी सरकार के ऊपर ही बनती है। 11 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 0.25% की बढ़त के साथ 7 रुपये 45 पैसे के स्तर पर डे हाई पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। एशियन पेंट्स को कोर्ट से इस हफ्ते राहत नहीं मिली है। गुरुवार यानी कि 11 सितंबर को कोर्ट ने कंपनी की अर्जी को खारिज कर दिया। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच चल रही है, उसको खत्म करने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर मना कर दिया। आपको बता दें कि इस कंपनी का यानी कि एशियन पेंट्स का पेंट सेक्टर में 52% हिस्सा है, जिसको लेकर सीसीआई की अब जांच चल रही है। बिरला ओपस ने इस कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी की जो दबदबे की स्थिति है, जो डोमिनेंट पोजीशन है, उसका कंपनी ने दुरुपयोग किया है, जिसके बाद ये जांच की गई थी। और कंपनी ने ऐसा भी कहा था, बिरला ओपस ने, कि ये डीलर्स को डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि गलत है। 12 सितंबर को एशियन पेंट्स के शेयर में 2,551 रुपये 20 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और दिन भर शेयर में एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखा। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में एक राड छिड़ती हुई दिखी है। टाटा ट्रस्ट की इस हफ्ते एक बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें घमासान होता हुआ दिखा। टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप का 27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और ट्रस्ट के कंट्रोल को लेकर मतभेद सामने आते हुए दिखे हैं। दरअसल हुआ क्या, 4 ट्रस्टियों ने विजय सिंह के रिन्यूएबल यानी कि उनके दोबारा नियुक्ति को लेकर विरोध जारी किया और 4 में से एक ट्रस्टी हैं महली मिस्त्री, जो कि खुद को नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब स्टेप्स के बाद या फिर ट्रस्टियों के विरोध के बाद विजय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ट्रस्टियों की टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स में पावर पर कंट्रोल करने की मंशा है, जो पूरा मामला चलता हुआ दिखा है। ट्रस्टियों के बीच विवाद से एक बात तो साफ है कि टाटा ग्रुप की जो साख है या फिर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसको लेकर असर जरूर देखने को मिल सकता है। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखती हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट की ओर। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है
एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला से जुड़ी हुई। फिजिक्स वाला ने आईपीओ के लिए सेबी के सामने अर्जी दाखिल कर दी है। जल्द इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है और आईपीओ से इस कंपनी की 3,820 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 720 करोड़ रुपए का ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। अलख पांडे और प्रतीक का इसमें 360 करोड़ रुपए के अपने जो शेयर हैं वो ऑफलोड करना चाहते हैं। आपको बता दें दोनों के पास इस कंपनी की 40.35% हिस्सेदारी मौजूद है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।